हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट 25 to 26 एमसीक्यू क्वेश्चंस एमसीक्यू कवर करेंगे हम। जैसे कि हम लोग फैक्ट वाइज एनालिसिस करते हुए हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, और ये सेम क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो बाकी क्वेश्चंस पे, बाकी बायोग्राफीज़ पे, ऑथर्स पे, वर्क्स पे भी अप्लाई हो सकता है। ये सारा कुछ हम समझते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। एंड कमेंट्स में जैसे कि लिखते हैं कि यूपी टीजीटी पर्टिकुलर की तैयारी करा दो स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने सिलेबस क्लियर करा था पहले भी। सिलेबस में आपके ब्रिटिश प्रोज है, ब्रिटिश पोइट्री है, अमेरिकन प्रोज पोइट्री 20 सेंचुरी की, 16 to 18 सेंचुरी, तो वो मैं यहाँ बोलती हूँ कि ये इस सेंचुरी के है ये राइटर। आप उस चीज़ को कैच करते हुए चलिए। सबसे पहले तो अपनी वॉल पे सिलेबस लगाइए और उसको, ये सारे हैं टीजीटी पीजीटी के ही वीडियोस चल रहे हैं हमारे, सारे जो सीरीज़ चल रही है ना, मैराथन सीरीज़ एमसीक्यूज़ की, तो ये उसी के लिए बना रही हूँ स्टूडेंट्स में। ओके, और ऐसा है तो मैं बोल दिया करूँगी भाई कि टीजीटी पीजीटी के लिए है, ये लिख भी दूँगी हमारे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ इंग्लिश लिटरेचर आपका सिलेबस में है, जो भी है वो हम सारा सॉल्व करते ही हैं स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम ले लिया आज। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वन द नोबेल प्राइज़? इनमें से किसने नोबेल प्राइज़ नहीं जीता है? तो अब एक तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट, मुल्क राज आनंद। ये हमारे नोबेल प्राइज़ विनर नहीं है, ठीक है। बट टी.एस. इलियट, अब यहाँ से आप ये देखो कि ये तीनों हैं नोबेल प्राइज़ विनर, ठीक है, तीनों ही, जिनमें से ये दोनों हमारे अमेरिकन लिटरेचर में आते हैं, विलियम फॉकनर एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे, एंड टी.एस. इलियट हमारे दोनों में ही कंसिडर किए जाते हैं, ब्रिटिश अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश लिटरेचर में ऐसे कंसिडर किए जाते हैं। चलिए, तो ये इतने पॉइंट क्लियर हो गए आपके। नोबेल प्राइज़ विनर वाले हैं तो इंपॉर्टेंट ही होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ही वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। और ये दोनों यूएसए अमेरिकन लिटरेचर के, इतना सरफेस का क्वेश्चन भी बनेगा, इनमें से कौन से अमेरिकन लिटरेचर से कनेक्टेड हैं और कौन ब्रिटिश हैं। तो ये विलियम फॉकनर एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे इनका फुल नेम है। टी.एस. इलियट को मिला है हमारा नोबेल प्राइज़ 1948 में, एंड विलियम फॉकनर को मिला था 1949 में, जो कि उन्होंने एक साल बाद रिसीव किया था 1950 में। एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे नोबेल प्राइज़ इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के लिए इनको मिला था 1954 में, ठीक है। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं तो इन वीडियोस को रिपीट करके रिवाइज करें बार बार, तो आपका क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि एक बार के से तो क्लियर नहीं होगा, आप उसको रिवीजन भी टाइम टू टाइम करते रहें इन क्वेश्चंस का। तो इसमें से देख लेंगे कौन नहीं है। मुल्क राज आनंद हमारे नोबेल प्राइज़ विनर नहीं है। द लोटस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाय, मिक्स क्वेश्चन है इसमें आज के इस चैप्टर में हमारे। आपको इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश राइटर्स मिलेंगे, अमेरिकन मिलेंगे और इंडियन भी मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लोटस ईटर्स किसने लिखी, ये पोयम है, किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर इज अल्फ्रेड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइटर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा होता है किसी राइटर्स की एक ही वर्क कितना फेमस हो जाता है, तो केवल उस एक वर्क के लिए हम पूरी बायोग्राफीज पढ़ें, अगर टाइम कम है तो ठीक है, उसको हम छोड़ सकते हैं। पर हाँ, क्वेश्चंस उसके अगर आते हैं तो उनको ऐसा नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इसके राइटर हैं द लोटस ईटर के। एंड ये जो पोयम है ये पब्लिश हुई थी 1832 में, कलेक्शंस ऑफ पोयम है, ठीक है। और इसमें इन्होंने अपनी स्पेन ट्रिप अपने फ्रेंड के साथ गए थे, ये आर्थर हैलम। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आगे इनके क्वेश्चंस और आएंगे इनके इस दोस्त के रिलेटेड। आर्थर हैलम जो इनके फ्रेंड थे, तो उनके साथ ये स्पेन ट्रिप पे गए थे, वो इन्होंने अपनी इस पोयम में डिस्क्राइब किया है। अल्फ्रेड टेनिसन ब्रिटिश राइटर है, पोएट लॉरिएट रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इनका क्वेश्चन इसलिए बन रहा है, ये पोएट लॉरिएट रह चुके हैं। जैसे कि वर्ड्सवर्थ, जहाँ वो ब्रिटेन में राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती थी, तो ये वर्ड्सवर्थ के बाद ये बने थे टेनिसन, ठीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कब से कब तक, 1850 से लेकर 1892 तक, अपनी डेथ तक, 92 में इनकी डेथ हुई थी, तब तक ये रहे थे पोएट लॉरिएट। इतने पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज। मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज के मेन प्रोटोगोनिस्ट कौन है, नायक कौन है? चलिए, मेन कैरेक्टर, तो करेक्ट आंसर इज डी, मिशेल हैंचर्ड। ये पब्लिश हुआ था, ये वर्क मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज 1886 में पब्लिश हुआ था। थॉमस हार्डी का फेमस वर्क है ये, ठीक है। थॉमस हार्डी इसके राइटर हैं, जो कि विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं, 19th सेंचुरी के हैं थॉमस हार्डी। उनका ये वर्क है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। उसके मेन प्रोटोगोनिस्ट है मिशेल हैंचर्ड, मेन कैरेक्टर। टू स्ट्राइव, सीक, टू फाइंड एंड टू यील्ड ऑक्योर्स इन द पोएम।
ये लाइन है। कोटेशन से क्वेश्चन जब बनते हैं तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हम इस लाइन को कैसे याद रखें। तो कुछ एक दो वर्ड ऐसे इसमें से कैच कर लो कि हाँ इसको हम ट्रिक बना के आप फिट कर सकते हो, तो और रिवीजन से भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज यूलिसिस। ये जो लाइन है इस पोयम में आई है, ये पोयम है यूलिसिस। टू स्ट्राइव, सीक, टू फाइंड एंड टू यील्ड। तो यूलिसिस इज ऑल्सो बाय अल्फ्रेड टेनिसन। टेनिसन की ही ये पोयम है, जिन्होंने ये लोटस ईटर्स लिखा था उन्हीं की ये पोयम है यूलिसिस, ठीक है, जो कि 1833 में पब्लिश हुआ था। स्टूडेंट ब्लैंक वर्स में लिखी गई है एंड 1833 में रिटन हुआ था, रिटन हुआ था एंड पब्लिश हुआ था 1842 में, ओके, बाय टेनिसन। द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन्स फेमस एलेजी। अगेन इनकी एक फेमस एलेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है इन मेमोरियम, ठीक है। इन्होंने तो यही पूछा है, एलेजी है ऑब्वियसली, एलेजी होते हैं शोक गीत, दुख में किसी की मृत्यु पर लिखे जाते हैं। तो ये एलेजी किसके लिए लिखी इन्होंने, तो उन्हीं अपने सेम वो जो इनके फ्रेंड थे उन्हीं के लिए लिखी थी। इनके जो फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हैलम, आर्थर हेनरी हैलम, इनके लिए ये इन्होंने एलर्जी लिखी थी। जब भी कोई एलर्जी से क्वेश्चन बनता है तो इसके साथ 2 से 3 क्वेश्चन ये बनते हैं, ये एलर्जी किसने लिखी है, एलर्जी का नेम, राइटर एंड फॉर होम, किसके लिए लिखी, किसके दुख में लिखी। तो अल्फ्रेड टेनिसन की जो एलर्जी है जो इन मेमोरियम इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के लिए लिखी थी, 1850 में पब्लिश हुई थी इन मेमोरियम। नेक्स्ट, अब सेम इन्हीं का क्वेश्चन बन रहा है, ये ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। तो ये भी एक एलेजी है, मैं आपको बता दूं, और ये हमारे इन्हीं ने ही लिखी है, अल्फ्रेड टेनिसन ने, ठीक है। और ये इन्होंने लिखी है द सेम फ्रेंड अपने आर्थर हैलम के लिए, यानी कि जो उनके फ्रेंड थे जिनके लिए इन्होंने इन मेमोरियम लिखी थी उन्हीं के लिए इन्होंने एक और एलेजी लिखी थी आर्थर हैलम के लिए, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 एलेजी इन्होंने अपने सेम फ्रेंड लिखी थी। तो इन मेमोरियम किसका वर्क है, टेनिसन का है, एंड ब्रेक 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 इज ऑल्सो वर्क ऑफ टेनिसन। वर्क भी सरफेस पे आ रहे हैं आपके, प्लस बाकी पॉइंट्स तो हम कवर कर ही रहे हैं, और रिवाइज करेंगे तो आपके इजीली तैयार होते ही रहेंगे। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विथ, द करेक्ट आंसर इज कॉलरिज। ये एक फ्रेज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये क्या है, ये टर्म कहते हैं ना, फ्रेज़ दिया था इन्होंने कि कॉलरिज से तो कनेक्टेड है, पर इसका मीनिंग क्या है तो बता देते हैं आपको कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग है, जानने की इच्छा भी है, लेकिन उसमें सस्पेंशन है, ठीक है, डिसबिलीफ का, कि कोई चीज़ हमें सामने वाले के, हमको पता है कोई व्यक्ति है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम, सामने वाले के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सहमत नहीं होंगे, मान लेते हैं कि आप उसके विचारों से सहमत नहीं होंगे, आपको पहले से ही पता है कि आपके विचार नहीं मिलते हैं, फिर भी आप उसकी बात सुन रहे हो, लाइक सुन रहे हो, ठीक है। तो वो होता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। डिसबिलीफ भी है, विलिंग भी है, सुन भी रहे हो आप, उसमें सस्पेंशन भी है। ऐसे तो ये फ्रेजेस हमारे कॉलरिज से कनेक्टेड है। द इमेजरी काउंटी योगना पाटवा, ये एक वर्ड है, ये किस नॉवल में आता है ये वर्ड योगना पाटवा, तो ये नॉवल कौन सी है और किसकी है, इन द नॉवेल्स ऑफ, किसकी नॉवेल्स में ये हमको सुनने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉकनर, विलियम फॉकनर, जो कि एक अमेरिकन लिटरेचर के राइटर हैं, अमेरिकन लिटरेचर राइटर्स हैं, ठीक है। तो ये वर्ड है युकना पाटवा, फॉकनर्स के नॉवेल्स में देखने को मिलेगा, और किस नॉवल में देखने को मिलेगा स्पेशली, तो वो नॉवल है हमारी सर टॉरिस, सर टॉरिस, ओके, सर टॉरिस नॉवल विलियम फॉकनर की, वहाँ हमको ये वर्ड मिलेगा, जो कि एक इंग्लिश हमारे फेमस अमेरिकन राइटर हैं फॉकनर, नोबेल प्राइज़ विनर ऑल्सो, 1949 नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंगवे लिटरेरी क्रिएशंस लाइक फेयरवेल टू आर्म्स। क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, रीड इनको अच्छे से करें। एक बार तो ऐसे होते हैं आंसर्स हमें आते हुए भी हम रीडिंग मिस्टेक हो जाती है एग्जामिनेशन रूम में, तो उसके लिए भी थोड़ा फोकस रहिएगा, अवेयर रहिएगा। चलिए, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे अगेन हमारे अमेरिकन लिटरेचर के हैं ये राइटर। तो इनका कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है जब ये लिख रहे थे अपनी नॉवल फेयरवेल टू आर्म्स, ये इनकी नॉवल का नेम है फेयरवेल टू आर्म्स। तो कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से इनको इनकी क्रिएशन, इनकी क्रिएटिविटी को शेप मिला, तो ये देख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हमारा है ए, एक्सपीरियंस ऑफ वॉर,
ठीक है। एक्सपीरियंस, इनके जो इस नॉवेल में फेयरवेल टू आर्म्स जो इनकी बहुत मोस्ट फेमस नॉवल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, तो इसमें इनके एक्सपीरियंस हैं, युद्ध के एक्सपीरियंस हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता देती हूँ, जो इसकी बायोग्राफी देख लीजिएगा, मैंने बनाई है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो है ना आर्मी ज्वाइन करते हैं, लेफ्टिनेंट, ठीक है, इटली आर्मी ज्वाइन करते हैं, फिर ये वॉर में जाते हैं, वॉर में ये इंजर्ड हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन का जो थे इनके अगेंस्ट, जो उनके दुश्मन थे ऑस्ट्रेलियंस थे, वहाँ से फिर ये रेड क्रॉस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वहाँ इनको एक नर्स से प्यार हो जाता है। तो वॉर की कहानी है, एक्सपीरियंस ऑफ वॉर है इनके सारे, युद्ध के सारे एक्सपीरियंसेस, उसमें ये चीज़ भी है, इनकी रोमांटिक चीज़ भी इन्होंने दिखाई है अपनी इस वर्क में। तो फेयरवेल टू आर्म्स इनका वर्क है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, ठीक है, उसमें वॉर के एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ, तो रिटर्न टू नेचर ये मूवमेंट या ये जो मूवमेंट हुए थे, एजेस आए थे ना डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश लिटरेचर का, तो ये रिटर्न टू नेचर, नेचर की तरफ वापस किस उसमें आ गए थे हम लोग, कौन सी एज में था, तो वो था हमारा रोमांटिक एज। क्योंकि इसके पहले जो एज चल रही थी इंग्लिश लिटरेचर की, काफ़ी भारी भरकम साहित्य लिखा जाता था, ठीक है, और यहाँ पे सीधे बहुत ही सिंपली वे में हमारे वर्ड्सवर्थ आ गए थे रोमांटिक एज में, तो उन्होंने नेचर को कैच किया था, उस पर वर्क पोइट्री लिखी थी। तो रिटर्न टू नेचर हमारा रोमांटिक एज से कनेक्टेड है। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड माना जाता है प्रोबेबली 1798 से लेकर 1840 तक, और 1798 वही साल है जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का, वहीं से रोमांटिक एज का स्टार्ट माना जाता है स्टूडेंट्स। Who said there is no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition? तो ऐसा किसने बोला कि कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं है प्रोज की लैंग्वेज में, उसके कंपोजिशन में, तो मेट्रिकल कंपोजिशन में, ये हमारे कोटेशंस है बाय अवर वर्ड्सवर्थ। तो इसमें आप इतना ही देख लीजिए सिंपली कि ये कोटेशंस हमारी वर्ड्सवर्थ की, कि नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स, ये लाइन्स हैं, वेल नोन लाइन्स हैं, किसने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, इतना कोई वो नहीं है कि नहीं है ये। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रॉमिस टू कीप, ये पूरी नहीं लिखी है यहाँ पे, इसके आगे वही है क्या, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और ये लाइंस लिखी गई हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की ये लाइन्स हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड ये वही लाइन्स हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत प्रिय थी, ठीक है, और जब ऐसा बोला जाता है उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उनके टेबल पे ये लाइंस उनके हैंड रिटन में लिखी हुई मिली थी। चलिए, हु इज़ नोन एज द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसको ये टाइटल दिया गया। अभी आप क्वेश्चंस का फिल्म देख रहे हैं ना, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, अब ये टाइटल पूछ लिया गया कि किसी को उपनाम दे दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट कहते हैं, तो बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इनमें से किसको कौन जाने जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन इज ऑल्सो अमेरिकन लिटरेचर राइटर, ओके, वॉल्ट विटमैन, जिनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं लीफ ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सब वॉल्ट विटमैन के इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ठीक है। तो ये विटमैन ही है जो बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में इनको टाइटल इनको दिया गया था। टाइटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको दिए जाते हैं, तो किसके नहीं होते हैं वो अलग बात है, पर जिनके हैं उनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा हो जाएगा, अबाउट विच नॉवल ऑफ हिज ओन हार्डी मार्क्ड अ वार बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। थॉमस हार्डी का क्वेश्चन आ गया, थॉमस हार्डी ने अपने इसमें से किस नॉवल में एक तरह का वॉर दिखाया है फ्लैश एंड स्पिरिट के बीच में, यानी कि बॉडी और सोल के बीच में दिखाया है। तो द करेक्ट आंसर इज ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये इनका इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसमें इन्होंने फ्लैश एंड स्पिरिट के बीच वॉर दिखाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज करियर बाय राइटिंग। जैसे कि हार्डी हमारे नॉवलिस्ट हैं, रीजनल नॉवलिस्ट कहलाते हैं ये इंपॉर्टेंटली, बट हेयर ये पूछ रहे हैं कि करियर कैसे शुरू और कैसे ख़त्म हुआ था, क्योंकि ये बायोग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है इस एक्चुअली। तो करेक्ट आंसर इज डी। जी हाँ स्टूडेंट्स, नॉवल पे नहीं जाएगा, पोइट्री लिखना शुरू करी थी शुरुआत में इन्होंने, और लास्ट लाइफ में अपनी लास्ट टाइम पे भी ये पोइट्री ही लिखते थे। तो ये सरप्राइजिंगली कहा जाता है ऐसा, क्योंकि ये नॉवलिस्ट है, इस इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट है थॉमस हार्डी, आपको एज अ नॉवलिस्ट ही मिलेंगे, बट ये क्वेश्चन बन रहा है इसीलिए कि आप जान लो कि करियर का एंड और स्टार्टिंग पोइट्री से किया था इन्होंने, थॉमस हार्डी। द ओल्ड मैन एंड द सी फैच नोबेल प्राइज फॉर हेमिंग्वे, द प्रोटोगोनिस्ट इज, ये जो वर्क है ओल्ड मैन एंड द सी से ही हमारे अर्नेस्ट हेमिंग्वे को इसी नॉवेल की वजह से रातों रात एकदम फेमस हो गए थे और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसी नॉवेल की वजह से। तो इसके प्रोटोगोनिस्ट कौन है?
द करेक्ट आंसर इज़ अ क्यूबन फिशरमैन। एक फिशरमैन की कहानी होती है, बट फिशरमैन तो 3 ऑप्शंस में लिखा है, तो क्यूबन आपको यहाँ स्पेशली याद रखना है। क्यूबा कंट्री के रहते हैं वो, प्रोटोगोनिस्ट जो होते हैं फिशरमैन होते हैं, द ओल्ड मैन वही होते हैं फिशरमैन, ये क्यूबन। एंड द सी, जो इनकी ये बोट लेके समुद्र में जाते हैं, बहुत तूफान आता है, उसको आउटकम करते हैं, उससे ये पार पाते हैं। ये स्टोरी पूरी दिखाई गई है संघर्ष की, और इसी से इनको हेमिंगवे को मिला था नोबेल प्राइज़। हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम द एपिग्राफ ऑफ द लव लॉन्ग ऑफ टी अल्फ्रेड प्रूफलॉक इज टेकन। पहले तो ये जो लाइन है ये हमारे टी.एस. इलियट की एक लाइन है, उनके वर्क की, ठीक है। टी.एस. इलियट का एक वर्क है लव प्रूफ वॉक, मैंने आपको बताया भी था। बट ये लाइन है, उन्होंने भी कहीं से इंस्पायर्ड होकर ये लाइन लिया था किसी के वर्क से, तो वो कहाँ से लिया गया था? आंसर इज सी, इन्फर्नो। ये हमारे डेंटे का वर्क है, डेंटे इज़ ऑल्सो अ राइटर, डेंटे का वर्क है इन्फर्नो, उसमें ये लाइन यूज़ की गई है, और फिर इसी को ही हमारे टी.एस. इलियट ने एज अ टाइटल अपने वर्क में यूज़ किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। देखिए ये हमारा अमेरिकन लिटरेचर का क्वेश्चन है, अगेन राइटर हमारे अमेरिकन है अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो इसमें से इनका कौन सा वर्क है जिसको हम लोग बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ए, द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है। और यही इसका करेक्ट आंसर है, बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन, द सन ऑल्सो राइजेस, हेमिंगवे अगेन नोबेल प्राइज विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास गॉट केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड अलग है, केरल की बात चल रही है, और ये कमला दास हमारे इंडियन पे आ गए हम लोग। कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर, करेक्ट आंसर इज बी, 1969 के 1969 में इनको मिला था केरल का साहित्य अकेडमी अवार्ड। जो इनका वर्क था कोल्ड, इनके वर्क था कोल्ड, यही टाइटल है इनके वर्क का, इसके लिए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी था कोल्ड, के लिए इनको केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन 1969। और फिर बनेगा क्वेश्चन कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, इन दोनों को याद रखना है, तो उसके लिए वो इनको मिला था 1985 में मिला था, ठीक है। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड है, और ये इनका केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड है। पहले कौन सा मिला बाद में आप सारे ही देख सकते हैं, पहले इनको केरल का साहित्य अकेडमी मिला था, वो भी इनके कोल्ड करके वर्क में, जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म। देखिए पोएम है पर डायलॉग फॉर्म में है, ठीक है, कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, तो आंसर इज द इन्विटेशन, ठीक है। इसमें डायलॉग्स फॉर्म में है, डायलॉग्स हैं, 2 कैरेक्टर हैं, एक तो दास ही हमारी कमला दास है, और दूसरा है सी। इनके डायलॉग्स 2 लोगों के बीच हैं, सी है, समुद्र से बातचीत उनकी दिखाई गई है, ऐसा ही है, इन्विटेशन करके ही है। बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन बनेगा कि डायलॉग फॉर्म में पोएम लिखी है किसने? कमला दास ने लिखी है, नाम है उसका द इन्विटेशन। हु रॉट दीज लाइन्स, आई कैन नॉट लीव दिस आईलैंड, आई वॉज बॉर्न हियर एंड बिलोंग। ये लाइन किसने बोली कि मैं ये आइलैंड नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं से मैं जुड़ा हुआ हूँ? तो द करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा एज़ेकिएल है, निसिम एज़ेकिएल ने ये कोटेशंस बोली हैं अपने वर्क में। कोटेशंस इजी बन सकते हैं, ठीक है, कोटेशंस इतना घबराए नहीं, एक बार तो बच्चे डरते हैं कोटेशंस, सारा वो कंटेंट तैयार कर लेते हैं, राइटर्स की बायोग्राफी, उसके वर्क, और उससे वर्क से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, वन लाइनर, कोटेशंस पे आके फंस जाते हैं, तो बार बार पढ़ेंगे हमको ईजी लगेगा। हु इज़ ऑफ अ ज्यूइश ऑरिजन, इनमें से कौन ज्यूइश ऑरिजन के हैं? तो निसिम एज़ेकिएल, अगेन निसिम एज़ेकिएल हमारे ज्यूइश ऑरिजन से बिलोंग करते थे, यहूदी। विच वन ऑफ आर के नारायण इज सिमिलर टू द अ डॉल्स हाउस, इनमें से नॉवेल्स आर के नारायण की है जो कि डॉल हाउस से कंपेयर, बिल्कुल डॉल हाउस जो वर्क है उसके जैसी सेम टू सेम है, तो करेक्ट आंसर इज़ द डार्क रूम। ये दोनों वर्क जो है ना कैसे हैं? सिमिलर हैं, ठीक है, आर के नारायण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द नॉवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये किसने लिखी? ऑथर्ड यानी कि कौन है इसके ऑथर, कौन है फाइनेंशियल एक्सपर्ट के? सो करेक्ट आंसर इज आर के नारायण, आर के नारायण इज़ द राइटर ऑफ दिस, ठीक है। मुल्कराज आनंद या नीचे वाले तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारे अमेरिकन राइटर वाले हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज़ अ वर्क बाय आर के नारायण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्कराज आनंद पब्लिश बिफोर 1935? क्योंकि 1935 में इनका वर्क आया था द अनटचेबल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था इनका ये वर्क, तो उसके पहले इन्होंने कौन से कितने वर्क लिख चुके थे? तो 1935 से पहले इनके कितने वर्क पब्लिश हो चुके थे? द करेक्ट आंसर इज़ 5, ओके,
ऑप्शन डी 5 वर्क्स इनके पब्लिश हो चुके थे टिल 1935। फिर आया था द अनटचेबल, जो कि मोस्ट फेमस इनका वर्क रहा मुल्कराज आनंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वेयर वॉज मुल्कराज आनंद बॉर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज पेशावर, एंड जो इनका डेथ है वो पूना में हुआ था। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी कई बार फैक्ट एनालिसिस करते हैं, बताते ही चलते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन हमारे सेंचुरी से बनते हैं, कि पर्टिकुलर पोइट ऑथर किस सेंचुरी के हैं, उनकी लाइफ डेथ से बनते हैं, उनके वर्क से बनते हैं, कौन सी रचना उन्होंने लिखी और कौन सी नहीं लिखी, कब लिखी, कोटेशंस जो उन्होंने लिखी और कोटेशंस जो उनके लिए लिखी गई, ठीक है, उनके बारे में बोला गया, उनको क्या टाइटल दिए गए, उनके रचनाओं के मेन कैरेक्टर कौन है, किस एज को बिलोंग करते हैं, लिटरेरी एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, किस एज के हैं वो, किस कंट्री के हैं, यानी कि अमेरिकन है, ब्रिटेन के हैं, इंडियन हैं, अभी तो यही 3 मेन चलते हैं, उस पर अफ्रीकन रशियन भी आगे आते हैं हमारे। मूवमेंट कोई जॉइन किया उन्होंने तो कौन सा, जैसे रेनाइंसा मूवमेंट के समय कौन कौन थे, लाइक एंड कैरेक्टर्स हो गए इनके, और इसी तरह सारे इनकी कंट्री हो गई, नेशंस किस नेशंस को बिलोंग करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे पॉइंट को आप माइंड में रख के ही जो है आंसर्स अपने सॉल्व करेंगे, और इसकी इन पॉइंट्स को कवर करने के लिए आपको सेट ही लगाने पड़ेंगे। बायोग्राफी आप पढ़ लेंगे, 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3, 4, 5 बायोग्राफी के बाद सारा आपका मिक्स होने लग जाता है। तो इससे अच्छा आप MCQs लगाएं और अपनी तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।